शाम की बजाय दोपहर ही को शाम के खाने का बंदोबस्त होने लगा था। वसी बैठक के सहन में अलाव जलाकर वो सालम दुम्बे रोस्ट कर रहे थे। इसके अलावा भी मकामी तौर पर कई मकामी पकवान तैयार किए जा रहे थे, जिनमें काबुली पुलाव और अफगानी कबाब वगैरह शामिल थे। इसी दौरान नौशाद गुल और गुलरेज भी वहां पहुंच गए थे। ये दोनों कबील खान के लश्कर का हिस्सा रह चुके थे। कबील खान और जहांदाद खान के कत्ल के बाद उन्होंने सनोबर खान का साथ भी नहीं छोड़ा था। अलबत्ता सनोबर खान की मौत के बाद अलाम खेल का कोई ऐसा सरदार नहीं बचा था जिसके पास ये काम कर सकते। बस किसी और सरदार के लश्कर में शमूलियत इख्तियार करने की बजाय ये गांव वापस लौट आए थे। दोनों मेरे नाम और काम से अच्छी तरह वाकिफ थे। खुशहाल खान के गांव में होने वाले जिरगे में गुलरेज मुझे देख चुका था, जबकि नौशाद गुल उस वक्त कबील खान की बैठक में मौजूद था जब मैंने पलवशा के सर पर रखे गिलास को निशाना बनाया था। उस वक्त नौशाद गुल बड़ी मुश्किल से पलवशा की गोलियों का निशाना बनने से बच सका था। दोनों मुझसे मुसाफा करके बैठ गए। उनके हमरा चंद और जवान भी मेरे दाएं बाएं बैठ गए थे। उनके अंदाज में मुझे एक अकीदत और मरूबियत नजर आ रही थी। यूं भी कबायली इलाके में अच्छे निशानेबाज को बहुत इज्जत की निगाह से देखा जाता है कि उनकी लड़ाई का दारो मदार ही हथियार के इस्तेमाल पर है। थोड़ी देर में तमाम बेझिझक होकर मुझसे गपशप कर रहे थे। सैलाब खान की आमद के बाद चंद मंचलों ने मेरा निशाना देखने की ख्वाहिश जाहिर की, जिसकी तायीद तमाम हाजरीन महफिल करने लगे थे। मैंने भी खामखा की बहानेबाजी से गुरेज करते हुए नौशाद गुल के हाथ से स्टायर स्नाइपर राइफल ली। नौशाद गुल को मैंने बैठक की एक दीवार के साथ एक सफेद चादर लटकाने का कहा। अस्बात में सर हिलाकर उसने एक आदमी से चादर लेकर दीवार पर लटका दी। दूसरी दीवार के साथ खड़े होकर मैंने 20 गोलियां तेज रफ्तारी से फायर की। जो ही मैं एक मैगजीन खाली करता, नौशाद गुल मुझे भरी हुई मैगजीन देता। ज्यादातर लोग इस बात पर हैरान थे कि इतनी चौड़ी चादर पर निशाना करके मैं कौन सी महारत का सबूत दे रहा हूँ, लेकिन किसी ने जबान से कहा नहीं। फायर खत्म होते ही मैंने तमाम को कहा कि वो करीब जाकर चादर को देख लें। चादर के करीब जाकर वो हैरानी से चीख पड़े थे, क्योंकि चादर पर मैं गोलियों के जरिए अंग्रेजी जबान में SS लिखा था, और ऐसा करना किसी आम शख्स के लिए मुमकिन नहीं था। ये मुजाहिरा देखकर सैलाब खान ने बेसाख्ता कहा, अब तो लगता है नौशाद गुल आपके मुताल्लिक कुछ बता ही नहीं पाया था। बाकी लोग भी पहले से ज्यादा मरूब नजर आ रहे थे, जबकि मैं खुद को खासा खफीफ महसूस कर रहा था। बार बार तारीफी कलिमात सुनकर मुझे उलझन महसूस हो रही थी। कोई मेरी पीठ थपथपा रहा था तो कोई तारीफ में रत्तबुल लिसान था और कोई मेरा शागिर्द बनने पर तुला हुआ था। शाम की नमाज के बाद खाना खाया गया और उसके बाद महफिल मौसीकी थी। रबाब और घड़े के मिलाप ने अजीब समा बांध दिया था। मकामी गुलकार की आवाज खासी दिलकश थी। पश्तो टप्पे सुनते ही पलवशा थम से मेरे ख्यालों में आ कूदी। पश्तो साज पर तो वो यूं भी इतना खूबसूरत और दिलकश रक्स करती। रात गए तक प्रोग्राम जारी रहा और फिर मेरे आराम करने की दरखास्त पर प्रोग्राम इख्तिताम पजीर हुआ। घरों को लौटते वक्त कोई भी ऐसा आदमी नहीं था जिसने मुझसे मुसाफा न किया हो। नौशाद गुल जब जाने लगा तो उसे मैंने रोक लिया। तमाम के रुखसत होने के बाद मेरे पास सैलाब खान और नौशाद गुल ही रह गए थे। मैं सरदार सैलाब खान को बोला, सरदार अगर इजाजत हो तो मैंने नौशाद गुल से चंद जरूरी बातें पूछनी है। जहां दीदा सरदार फौरन मेरे मतमा नजर तक पहुंच गया था, बोला हाँ क्यों नहीं, और अलविदाई मुसाफा करके वो भी चला गया। मैंने कहा, नौशाद गुल क्या मैं ये उम्मीद कर सकता हूँ कि जो कुछ पूछूंगा आप उसका सही जवाब देंगे? वो बोला, जीशान भाई, सरदार कबील खान और उसके बाद बनने वाले सरदारों में से कोई भी ना तो मेरा रिश्तेदार था और ना किसी से मेरी जज्बाती वाबस्तगी थी। मेरा उनसे ताल्लुक फकत मालिक और मुलाजिम का था। इसलिए आपने जो पूछना है बेझिझक होकर पूछें। अगर मुझे मालूम हुआ तो कुछ भी नहीं छुपाऊंगा। वो मेरे असल नाम से वाकिफ था। मैंने कहा, एल्बर्ट ब्रूक, ट्रेसी वॉल्कर और कर्नल कॉलिन फील्ड में से किसी को जानते हो? उसने इस बात में सर हिलाया, तीनों को जानता हूँ। मैंने पुरजोश लहजे में पूछा, ये तीनों या उनमें से कोई एक मुझे कहाँ मिल सकता है? वो बोला, मैंने एक बार सनोबर खान के साथ एल्बर्ट ब्रूक और काली लड़की को गजनी में पहुंचाया था। अब ये मालूम नहीं कि वो मुस्तकिल वहीं हैं या कहीं और चले गए हैं। मैंने पूछा, मैं गजनी तक कैसे पहुंच सकता हूँ? वो बोला, यहाँ से आपको मरनाहगर जाना होगा, वहाँ से पक्तिका नजदीक है, उसके बाद जरगून शहर आएगा, उसके बाद पनाह और उससे आगे क़राहबाग, वहाँ से गजनी की गाड़ी मिल जाएगी। इसी तरह अगर जरगून से आप सीधा अबंद का रुख करें तो वहाँ से भी गजनी जा सकते हैं। ये मैं सड़क का रास्ता बता रहा हूँ। अगर आप पक्तिका से सीधा गजनी का रुख करें तो ये रास्ता मुख्तसर है, मगर बड़ी सड़क मुयस्सर नहीं है। उस तरफ आपको कच्चे पक्के रस्तों और पहाड़ी इलाकों को उबूर करना पड़ेगा। मैंने मजीद मालूमात दरियाफ्त की और उसका शुक्रिया अदा करते हुए उसे जाने की इजाजत दी। वो तमाम रात मैंने आगे की हिकमत अमली बनाते गुजारी। गजनी एक बड़ा शहर था
और वहाँ अमेरिकन फौज ने अपनी छावनी बनाई हुई थी। उस हसास इलाके में घुसना इतना भी आसान नहीं था, इसलिए मुझे किसी ऐसे मंसूबे की जरूरत थी जिसमें गलती की गुंजाइश न होती। मगर ऐसा सिर्फ सोचा जा सकता था, अमली तौर पर अगर ये नामुमकिन नहीं तो बहुत ज्यादा दुश्वार जरूर था। सबसे बढ़कर मैंने किसी को जान से नहीं मारना था कि दूर से गोली चलाकर अपना काम कर लेता। मुझे तो उनके कैंप में घुसकर अपनी बेगुनाही का सबूत ढूंढना था। ये सरासर जासूसों वाला काम था। गो एक स्नाइपर को वक्त पड़ने पर हर काम करना पड़ता है, लेकिन फिर भी निशानेबाजी और मार धाड़ से जासूसी एक अलग काम है। सुबह नाश्ते वगैरह से फारिग होकर मैंने सैलाब खान को कहकर कागज पेन मंगवाया और नौशाद गुल से सुनी हुई मालूमात को एक नक्शे की सूरत में कागज पर उतार लिया। रास्ते के खाने पीने की चीजें सफरी थैले में डालकर मैं जाने के लिए तैयार था। उस वक्त नौशाद गुल और चंद और जवान भी पहुंच गए थे। मैं तमाम की मैयत में चलता हुआ गजनी खेल से बाहर निकला और उनसे अलविदाई मुआनिका करके गजनी खेल से गजनी की तरफ रवाना हो गया। खान कले को मैं पीछे छोड़ आया था। अब मरनाहगर से होते हुए मैंने पक्तिका जाना था। मरनाहगर से पक्तिका के लिए गाड़ी भी मिल जाती थी, लेकिन गाड़ी में सफर करने में ये कबाहत थी कि मैं क्लैशनकोफ साथ नहीं ले जा सकता था। गजनी खेल से शुमाल की जानिब एक चौड़े नाले में किलोमीटर 1.5 चलने के बाद मुझे मगरिब की तरफ मुड़ना था। मौसम तकरीबन साफ था। शुमाली जानिब हल्के हल्के बादल नजर आ रहे थे और बज़ाहिर बारिश या बर्फबारी का कोई इम्कान नहीं था, लेकिन उसके साथ मैं इस बात से भी वाकिफ था कि बादलों को इकट्ठा होने में देर नहीं लगती। इस मौसम के हाथों में एक बार पहले भी मरते मरते बचा था। अब मैं इस मौसम पर बिल्कुल भी एतबार नहीं कर सकता था। मेरा पुख्ता इरादा था कि मौसम के जरा सा भी खराब होने पर मैं बगैर सफर जारी रखे किसी पनाहगाह में घुसूंगा। सर्दी काफी बढ़ गई थी। दिसंबर शुरू होने वाला था और दिसंबर की शुरुआत के साथ ही पहाड़ी इलाके में मजीद बर्फबारी होने का इम्कान था। नाला मोड़ मुड़ते ही हल्की हल्की उतराई शुरू हो गई थी। मोड़ मुड़कर मैं चंद कदम ही ले पाया था कि अचानक किसी ने जोरदार आवाज में ललकार कर मुझे रुकने को कहा। एकदम मेरे कदम रुक गए। आवाज की सम देखने पर 4 आदमी झाड़ियों के झुंड से बरामद होते दिखाई दिए। चारों मुसल्लह थे। यकीनन वो किसी गलत फहमी की बिना पर मुझे रोक रहे थे। एक करख्त शक्ल के लंबे आदमी ने दूर ही से हुक्म जारी किया, हथियार नीचे फेंक दो। मैंने कहा, शायद आप लोगों को कोई गलत फहमी हुई है। इस मर्तबा उसने क्लैशनकोफ मेरी जानिब तान कर दुरुस्त लहजे में कहा, बकवास बंद करो और हथियार नीचे फेंको। अफसोस भरे अंदाज में सर हिलाते हुए मैंने क्लैशनकोफ नीचे रखी। उसने हथियार से दूर हो जाने का इशारा किया, पीछे हो जाओ। मैं चंद कदम लेकर हथियार से दूर हो गया। उन चारों के चेहरों पर छाए तासुरात मुझे हैरान किए हुए थे। लंबे आदमी ने करीब पहुंचकर बगैर शनाख्त पूछे गिरबान से पकड़कर झटका देते हुए मुझे दूर फेंका। तुम्हारे साथ काफी हिसाब किताब बाकी है बेगैरत शख्स। उसके लहजे में शामिल गैज़ गज़ब मुझे हैरान किए दे रहा था। उसके अंदाज पर मुझे भी इंतहाई गुस्सा आ गया था, लेकिन अपने जानिब उठी 3 क्लैशनकोफों की मौजूदगी में मैं कोई खतरा मोल नहीं ले सकता था। गुस्से का कड़वा घूंट भरते हुए मैंने हद्दुल वसा नरम लहजे में कहा, देखो भाई, यकीनन तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। मैं मुसाफिर हूँ और इससे पहले मैंने आप लोगों को नहीं देखा। वो बोला, तुम मुसाफिर थे, लेकिन गजनी खेल कबीले के साथ मिलकर तुमने हमारे कितने बंदों को नाकारा किया, इस बात से तुम वाकिफ होगे। तुम्हारा क्या ख्याल है कि गजनी खेल में हमारा कोई हमदर्द मौजूद नहीं? उसकी बात सुनते ही मेरे दिमाग में साएं साएं होने लगी। शायद वो शलूबर कबीले से ताल्लुक रखते थे। गजनी खेल कबीले के किसी गद्दार ने मेरा मुकम्मल राज फाश कर दिया था, यहाँ तक कि उसने शलूबर कबीले वालों को मेरे जाने के रास्ते के बारे में भी बता दिया था। और यकीनन शलूबर कबीले के ये आदमी काफी देर से मेरी घात में बैठे हुए थे। गजनी खेल कबीले के साथ करने वाली हमदर्दी मुझे रास नहीं आई थी। ऐसी हालत में तो सैलाब खान के आदमी भी मेरी मदद को नहीं पहुंच सकते थे कि उन्हें इस बाबत कुछ मालूम ही नहीं था। मैं बुरी तरह फंस गया था। मुझे सोच में डूबा देखकर उसने तंजिया लहजे में कहा, अब तो बोलती बंद हो गई। जमीन से उठते हुए मैंने अपने कंधों से सफरी थैले की डोरियां निकाली और थैले को जमीन पर छोड़ते हुए खड़ा हो गया। उनके इरादे मुझे छोड़ने वाले लग नहीं रहे थे। मैंने सुलह की एक और कोशिश करते हुए कहा, आपको सारी बात मालूम नहीं। मैं वाकई मुसाफिर हूँ और गजनी खेल वाले मुझे आपका आदमी समझकर पकड़ कर ले गए थे, और इससे पहले कि मैं उनकी गलत फहमी दूर करके अपना सफर जारी रख पाता, आप लोगों ने उन्हें घेर लिया और मैं बेगुनाह फंस गया। उसके बाद गुज़श्ता रात वो घेरा तोड़कर निकल भागे। मैं भी उनके साथ था। अब इसमें मेरा क्या कसूर है? वो जहरखंद लहजे में बोला, तुम्हारा कसूर ये है कि भागने का सारा मंसूबा तुम्हारा था और कल दिन भर तुम हमारे आदमियों को जख्मी करते रहे हो। तुम्हारी ही तरकीब से हमारे कई आदमी जान से गए हैं। उन्हें खबर देने वाला महाज पर नहीं गया था, वरना हमारा कल का मंसूबा कामयाब ना हो पाता। यकीनन उसे कल लड़ाई से लौटने वालों ही से मेरे बारे में मालूम हुआ था और अपने कर्म फरमाओं तक उसने फौरन सारी बात पहुंचा दी थी। मैंने सफाई पेश करते हुए कहा,
मैंने आपके किसी आदमी को जान से नहीं मारा। वो बोला, उन्हें टांगों और बाजुओं में गोली मारना नाकारा करना है। मैं भी तुम्हें जान से नहीं मारूंगा, बस दोनों टांगों और बाजुओं में गोली मार दूंगा। ये कहते ही उसने क्लैशनकोफ मेरी जानिब सीधी की। उसकी क्लैशनकोफ सीधी करते ही मैंने हरकत करने का फैसला कर लिया। उसके तेवर देखकर वाज़ेह लग रहा था कि वो जो कुछ कह रहा था वैसा ही करना चाहता था। मैंने हाथ सर से बुलंद करते हुए कहा, अच्छा मेरी आखिरी बात सुन लो, उसके बाद जो मर्जी आए करना। मेरी बेबसी से लुत्फानंदोज होते हुए उसने क्लैशनकोफ की बैरल जमीन की तरफ झुकाई। सुनाओ। उस वक्त तक मैं एक सरसरी नजर तीनों पर डाल चुका था। वो तमाम उसके अकब में खड़े थे और वो सबसे आगे खड़ा तमस्खराना अंदाज से मुझे घूर रहा था। हमारे दरमियान बस 2-3 कदमों का फासला था, बाकी तीनों उससे चंद कदम दूर थे। उन तमाम के अंदाज में बेपरवाही थी। उसकी क्लैशनकोफ का रुख नीचे की तरफ होते ही मैं जकन भरते हुए उसके करीब हुआ और इससे पहले कि मेरा इरादा उस पर जाहिर होता, मैंने क्लैशनकोफ की बैरल को पकड़कर उसके थाने का रुख खुद से मोड़ते हुए अपने घुटने को जोरदार अंदाज में उसकी टांगों के दरमियान उठा दिया। आह आह की आवाज के साथ वो नीचे झुका और मैंने एक झटके से क्लैशनकोफ उसके हाथ से छीन ली। ये सब कुछ इस सूरत से हुआ था कि वो तीनों हक्का बक्का खड़े रह गए थे। उनके वहमो गुमान में भी नहीं था कि कुछ ऐसा भी हो सकता है। मैंने मुशाहिदा किया था कि इस इलाके में अक्सरियत ऐसे लड़ाकों की थी जो सिर्फ हथियार का इस्तेमाल ही जानते थे। जिस्मानी दावपेच से वो लोग नाबलद थे। अलबत्ता मुजाहिदीन के कैंपों में खाली हाथ लड़ने की तरबियत दी जाती है। दहशतगर्दों में भी इक्का दुक्का ऐसे आदमी मिल जाते हैं जो हाथ पैर का इस्तेमाल जानते हैं, मगर ऐसे लोग बहुत ही कम तादाद में मुझे टकराए थे। क्लैशनकोफ मेरे हाथ में आते ही मैंने उसका बट जोरदार अंदाज में घुटनों के बल झुके आदमी के सर पर मारा। वो मुंह के बल जमीन पर गिरा। उसके साथ ही मैंने बैरल का रुख उन तीनों की तरफ मोड़ दिया। वो तीनों भी इब्तदाई झटके से संभल कर अपने हवासों में आए, लेकिन उन्होंने जरा सी देर कर दी। वो जब तक क्लैशनकोफ का रुख मेरी तरफ करते मैं ट्रिगर दबा चुका था। 2 बंदे टांगों में गोली खाकर चीखते हुए नीचे गिरे। तीसरे आदमी ने ट्रिगर दबाने के साथ ही पीछे की जानिब छलांग लगा दी। उसने क्लैशनकोफ ब्रेस्ट पर सेट की हुई थी। अगर वो तेजी में दुरुस्ती न भूल जाता तो यकीनन आज मैं ये कहानी सुनाने के लिए जिंदा न होता। ट्रिगर दबाते ही चूंकि उसने पत्थर की जानिब छलांग लगाई थी, इसलिए बैरल का रुख मुझसे बाएं तरफ को हो गया था। उसके बावजूद मुझे बाएं बाजू में शदीद जलन का एहसास हुआ। उसकी जल्दबाजी में फायर किए गए ब्रस्ट में से एक भूली भटकी गोली मेरे बाजू का मिजाज पूछ चुकी थी। अचानक ढलान की तरफ से शदीद फायरिंग होने लगी। गोलियां मेरे दाएं बाएं लगी थी। अगर मेरे सामने उनका एक आदमी बेहोश न पड़ा होता तो इन गोलियों का निशाना मेरे जिस्म ने बनना था। मैंने फौरन खुद को जमीन पर गिराया और करीबी पत्थर के पीछे रिंग गया। मेरे बाएं बाजू में तो जलन हो रही थी, मगर बाजू ठीक ठाक काम कर रहा था। इसका साफ मतलब यही था कि गोली मेरे बाजू को छूते हुए गुजर गई है। अब उसी पत्थर को निशाना बनाया जा रहा था जिसके पीछे मैं छुपा था। ऊपर वालों से ज्यादा मुझे उस आदमी से खतरा था जो नाले ही में छुपा था। आड़ के दाएं जानिब से उस तरफ नजर दौड़ाने पर मुझे एक क्लैशनकोफ की बैरल अपनी जानिब उठी नजर आई। उसका बाकी जिस्म पत्थर के पीछे गायब था। 1-2 छोटे छोटे ब्रश चलाकर वो मुझे अपने साथ उलझाने की कोशिश कर रहा था। उसका जिस्म तो नजर नहीं आ रहा था, फकत क्लैशनकोफ पत्थर के पीछे से झलक रही थी। कोई चारा कार न देखकर मैंने क्लैशनकोफ के ऊपर निशाना साधते हुए ट्रिगर दबा दिया। उस फासले से निशाना चूकने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। गोली क्लैशनकोफ के फ्रंट हैंड गार्ड पर लगी थी। क्लैशनकोफ उसके हाथ से छूटकर दूर जा पड़ी। मैंने फौरन क्लैशनकोफ का रुख ढलान की तरफ करते हुए सेफ्टी लीवर को ब्रस्ट पर सेट किया और ट्रिगर दबा दिया। 2-3 गोलियों के बाद ट्रेंच की आवाज ने मुझे क्लैशनकोफ के खाली होने की बुरी खबर सुनाई। यकीनन क्लैशनकोफ की मैगजीन भरी हुई नहीं थी, क्योंकि मैं तो चंद गोलियां ही फायर कर सका था। मेरी अपनी क्लैशन जरा फासले पर पड़ी थी। वहां तक जाने के लिए मुझे दुश्मन के सामने जाहिर होना पड़ता, जिसका नतीजा मौत की सूरत में भी जाहिर हो सकता था। टांगों पर गोलियां खाने वाले कराहते हुए अपनी जगह पर तड़प रहे थे। यकीनन उन्हें तिब्बी इमदाद की जरूरत थी, वरना ज्यादा खून बहने की वजह से उन्हें जान के लाले पड़ सकते थे। उसी वक्त नाले मोड़ से होने वाली फायरिंग की आवाज ने मुझ पर ये रूह फरसा इंकशाफ किया कि वहां पर दुश्मन की काफी पार्टियां मौजूद थी। वहां मजीद लेटना भी मौत को दावत देने के बराबर था। थोड़ी देर बाद उन्होंने मुझे चारों तरफ से घेर लेना था और एक बार अगर मैं उनके हाथ चढ़ जाता तो मेरी जिंदगी की जमानत जब्त हो जाती। उस पत्थर से 20-25 गज दूर झाड़ियों का झुंड था। वहां तक पहुंचकर मैं अपने फरार में आसानी पैदा कर सकता था। झाड़ियों तक पहुंचने के लिए मुझे जल्दी करना थी, वरना दुश्मन के नजदीक पहुंचने के बाद ये मुमकिन न रहता। दुश्मन इसलिए भी दूर दूर थे कि उनके ख्याल के मुताबिक मैं मुसल्लाह था, जबकि मैं बगैर एमुनिशन के बिल्कुल बेदस्तुपा हो गया था। मैं अभी इस सूरत हाल से निकलने की जहनी वर्जिश ही कर रहा था कि बेहोश पड़े आदमी के जिस्म में हरकत हुई और वो सर झटकते हुए उठ बैठा। मेरी क्लैशनकोफ उससे 2-3 कदम दूर ही पड़ी थी। मैंने नेफे में उड़सा 30 बोर निकाल कर कॉक करते हुए हाथ में पकड़ लिया। होश में आते ही वो चंद लम्हे कनपटी मसलने के बाद जमीन पर हाथ टेकते हुए उठने लगा।
उसी वक्त खतरा मोल लेने का फैसला करते हुए मैं छलांग लगाकर पत्थर के पीछे से निकला और इससे पहले कि वो मुकम्मल खड़ा हो पाता, उसका दायां बाजू मरोड़ते हुए मैंने उसकी पीठ अपनी छाती से लगा ली थी। पत्थर के अकब में छुपा वो आदमी जिसकी क्लैशनकोफ को मैंने निशाना बनाया था, मुझे अपने साथी के साथ मसरूफ देखकर उसने पत्थर के पीछे से निकलकर अपनी क्लैशनकोफ उठाना चाही। बाएं हाथ से अपने असीर की कलाई थामते हुए मैंने दाएं हाथ में पकड़ा 30 बोर क्लैशनकोफ की तरफ बढ़ने वाले शख्स की तरफ सीधा किया और ट्रिगर दबा दिया, मगर गोली फायर नहीं हुई थी। इस तरह के मकामी असलहे का सबसे बड़ा मसला यही होता है कि बगैर किसी वजह के रुक जाता है। पिस्तौल को नीचे फेंककर मैंने उसी लंबे आदमी को ढाल की तरह अपने सामने पकड़ लिया। उसके साथियों ने भी चंद हवाई फायर किए। मुझे निशाना बनाने की सूरत में उनके अपने आदमी को पहले गोली लगती। पत्थर के पीछे छुपे आदमी ने भी क्लैशनकोफ उठाकर मेरी जानिब तान ली थी, लेकिन मेरे सामने उनका साथी ढाल की सूरत में मौजूद था। एक हाथ से उसका मरोड़ा हुआ बाजू पकड़कर दूसरा बाजू मैंने उसकी गर्दन में डाला और उसे जबरदस्ती अपने साथ खींचता हुआ क्लैशनकोफ के करीब पहुंच गया। नीचे झुककर क्लैशनकोफ उठाने की सूरत में वो मेरी गिरफ्त से निकल जाता। मैंने अपना पांव स्लिंग में डालकर क्लैशनकोफ को धीरे से जमीन से उठाया। इस दौरान उसने मचलकर मेरी गिरफ्त से निकलना चाहा। उसके गले में डाले हुए बाजू के फंदे को मजीद कसते हुए मैंने उसे खामोश धमकी दी। किसी अक्खड़ से अक्खड़ आदमी को भी समझाने के लिए जबान से ज्यादा अमली धमकी काम आती है। उसे भी मालूम हो गया था कि हरकत करना उसकी गर्दन को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा सकता था। जिस्म ढीला छोड़ते हुए उसने ताउन का ऐलान करते देर नहीं की थी। क्लैशनकोफ हाथ में आते ही मैंने बैरल उसकी पीठ से लगाई और उसके गले से बाजू निकाल लिया। क्लैशनकोफ की सर्द बैरल गर्दन में पड़े हुए बाजू से भी ज्यादा डराने वाली थी। वो मेरे सामने बेहिस्सो हरकत खड़ा रह गया। उसका दूसरा साथी मुझे धमकियां देने लगा, अगर 1 मिनट के अंदर अंदर तुम गायब न हुए तो इन दोनों के साथ लेटे नजर आओगे। मैंने जमीन पर पड़े जख्मियों की तरफ इशारा करते हुए धमकी दी। उसने फौरन एक बड़े पत्थर की अकब में आड़ ली। मेरे पास वक्त बहुत कम था। देर होने की सूरत में उनके मजीद साथी पहुंच जाते और मेरा पकड़ा जाना यकीनी हो जाता। इस लंबे आदमी को अपने सामने ढाल की तरह रखकर मैं उल्टे कदम पीछे हटने लगा। उसके साथियों को मेरी हिकमत अमली समझ में आ गई थी। उन्होंने मुझे धमकाने के लिए तेज फायरिंग शुरू कर दी, लेकिन उनकी कोई भी गोली उनके साथी से इत्तिसाल किए बगैर मुझ तक नहीं पहुंच सकती थी। दरख्तों के झुंड में घुसते ही मैं दुश्मन की तमाम पार्टियों की नजरों से ओझल हो गया था। अपने कैदी को मैंने घुटनों के बल बैठने को कहा। बगैर किसी लीतो लाल के वो घुटनों के बल बैठ गया। मैंने फौरन क्लैशनकोफ के बट से उसके सर की मजबूती का अंदाजा लगाने की कोशिश की। वो एक बार फिर मुंह के बल नीचे गिर गया। मैं मुड़कर भाग पड़ा। उनके ताक़ुब से पहले मैं वहां से दूर निकल जाना चाहता था। वो घनी झाड़ियां मेरी काफी मददगार साबित हो रही थी। 10-15 मिनट बाद ही मेरे कानों में तेज फायरिंग की आवाज गूंजी। यकीनन उन्होंने अपने बेहोश साथी को तलाश कर लिया था। गजनी खेल वाली लड़ाई के बाद इस झड़प के दौरान भी मैंने पूरी कोशिश की थी कि शलोबर के किसी आदमी को जान से न मारूं, क्योंकि हत्तुल वसा किसी बेगुनाह के खून से हाथ नहीं रखना चाहता था और इस कोशिश में मुझे खातिर खा कामयाबी हुई थी। गुज़श्ता रोज से लेकर अब तक शलोबर का कोई आदमी मेरे हाथों कत्ल नहीं हुआ था। अलबत्ता जख्मी होने वालों की तादाद 2 दर्जन के करीब पहुंच गई थी। नाले के दरमियान दरख्त मौजूद नहीं थे। झाड़ियों के झुंड चूंकि ढलान पर थे, इसलिए मुझे ढलान पर तिरछा भागना पड़ रहा था। फरलांग भर दूर मुझे उनके चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। न जाने वो क्या हिकमत अमली तैयार कर रहे थे। इन आवाजों पर कान धरे बगैर मैं झाड़ियों के दरमियान आगे बढ़ता जा रहा था। ऑक्सीजन लेवल कम होने की वजह से मेरा सांस धूकनी की तरह चल रहा था। दौड़ते दौड़ते मेरी नजर नाले के दरमियान में पड़ी। उनके 9-10 आदमी नाले के बीचों बीच दौड़ते हुए आगे बढ़ रहे थे। उनका इरादा मुझसे आगे बढ़कर उन झाड़ियों के जंगल को घेरने का था। अगर ऐसा हो जाता तो मैंने चूहेदान में फंस जाना था। एकदम रुककर मैंने अपनी जगह पर पोजीशन संभाली, जहां से पूरा नाला मेरी नजरों के सामने था। उसके साथ ही क्लैशनकोफ को सिंगल राउंड पर सेट करते हुए मैंने सबसे आगे वालों की टांगों पर शिस्त लेकर मुसलसल 3 बार ट्रिगर दबा दिया। 2 आदमी मुंह के बल गिर पड़े और तड़पने लगे। बाकी एकदम बिखर कर दाएं बाएं पत्थर की आड़ में हो गए थे। उसके साथ ही उन्होंने अंदाजे से जवाबी फायरिंग शुरू कर दी। 2-3 मजीद गोलियां जाया करके मैं करवट तब्दील करता हुआ एक झाड़ी की आड़ में पहुंचा और झुके झुके वहां से आगे बढ़ने लगा। उन्हें अभी तक पत्थरों की आड़ से निकलने की जरूरत नहीं हुई थी। थोड़ा सा आगे बढ़ते ही मैं खड़े होकर दौड़ पड़ा। किलोमीटर भर आगे नाला 2 हिस्सों में तकसीम हो रहा था और उनके वहां तक पहुंचने से पहले मुझे अगले नाले में पहुंचना था, क्योंकि जल्द ही उन्हें यकीन हो जाना था कि मैं आगे बढ़ गया हूं और इस बार वो तेज रफ्तारी से नाला मोड़ तक पहुंच सकते थे। मेरे बाएं बाजू में हल्की हल्की जलन और अच्छा खासा दर्द हो रहा था।
यकीनन गोली ने काफी गहरी खराश डाली थी। अपने बाजू की जिल्द पर मुझे खून की नमी भी महसूस हो रही थी, लेकिन मेरे पास इतना वक्त नहीं था कि रुक कर बाजू पर पट्टी वगैरह लपेट सकता। बस इत्मीनान था तो इतना कि गोली बाजू को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सकी और रगड़ खाते हुए निकल गई थी। नाले मोड़ के करीब पहुंचने तक मेरी सांस धूकनी की तरह चल रही थी। किलोमीटर भर का फासला जो मैदानी इलाके में 10-12 मिनट में आसानी से तय हो जाता है और थकन भी महसूस नहीं होती, पहाड़ी इलाके में उससे दुगना वक्त लगाकर भी उतना फासला बमुश्किल तय हो पाता है। और उसके साथ मेरा सांस यूं फूला हुआ था जैसे मीलों की मुसाफत तय करके आ रहा हूँ। उस जगह पर 3 नाले आकर उस चौड़े नाले में मिल रहे थे। एक नाला दाएं तरफ से, दूसरा बाएं और एक नाला सीधा आकर इस चौड़े नाले में मिल रहा था। मरनाहगर नामी गांव को दायां नाला जाता था, लेकिन दाएं नाले में जाने के लिए मुझे वो चौड़ा नाला अबूर करना पड़ता, जबकि दुश्मन नाले में मौजूद था और तेजी से आगे बढ़ रहा था। सीधा जाने का भी कोई फायदा नहीं था, क्योंकि एक तो उस नाले में झाड़ियां कम नजर आ रही थी, दूसरा इस नाले में जाते हुए मैं दुश्मन को दूर से नजर आ सकता था। जल्दी से फैसला करते हुए मैं बाएं तरफ के नाले में घुस गया कि उस वक्त मेरी तरजीह अपनी जान बचाना थी। मरनाहगर गांव को बाद में भी ढूंढा जा सकता था। बाएं नाले में मुड़ते ही मैं नाले के दाएं किनारे के साथ आगे बढ़ने लगा। एक खास फर्क ये पड़ा था कि उस जगह से चढ़ाई शुरू हो रही थी, क्योंकि पहले मैं उतराई में भागता हुआ आ रहा था। चढ़ाई में दौड़ना नामुमकिन था। मैं तेज कदमों से आगे बढ़ने लगा। झाड़ियों के झुंड बतदरीज ऊंचाई की तरफ चले गए थे। मैं भी नाले में सीधा चलने की बजाय तिरछा होकर ऊपर की तरफ चलने लगा। फरलांग भर चलने के बाद ही मुझे अकब में फायरिंग की आवाज सुनाई दी, लेकिन फायरिंग का रुख मुतय्यन नहीं था। इसका वाज़ेह मतलब यही था कि वो मेरे जाने की समझ से आगाह नहीं थे और अंदाजे ही से फायर कर रहे थे। इस नाले के दोनों किनारों पर घनी झाड़ियों के झुंड मौजूद थे, जबकि सीधे नाले में भी झाड़ियां मौजूद थीं और वही झाड़ियां मुझे छुपने में मदद दे रही थीं। मैंने कदम रोकते हुए एक झाड़ी की ओट से नाला मोड़ की जानिब निगाह दौड़ाई। वहाँ 15-20 के करीब मुसल्ला अफराद दिखाई दे रहे थे। यकीनन वो मेरे जाने की समत का तयन कर रहे थे। गो वहां से मुझे उनके तेवर तो नजर नहीं आ रहे थे, अलबत्ता मेरा अंदाजा यही था कि वो सख्त गुस्से में थे। वो मुझे नाकारा करने आए थे। इसकी बजाय अपने 3-4 आदमी जख्मी कर बैठे थे और इतने आदमियों के घेरे से एक बंदे का यूं आराम से निकल जाना उन्हें हजम नहीं हो रहा था। वो लंबा आदमी जिसे मैंने 2 मरतबा क्लैशनकोफ का बट मार कर बेहोश किया था, वो मुझे नुमाया नजर आ रहा था। मुझे यकीन था कि अगर मैं उनके काबू में आ जाता तो उस लंबे ने तो मुझे बगैर वजाहत सुने ही गोली मार देनी थी। मेरे देखते ही देखते वो 2 पार्टियों में तकसीम हुए। आधे सीधे जाने वाले नाले में घुस गए, जबकि बकाया उस नाले में आ गए जिसमें मैं मौजूद था। अलबत्ता दाएं मुड़ने वाले नाले को उन्होंने नजरअंदाज कर दिया था। उसी वक्त मेरे जहन में ये ख्याल आया कि अगर वो नीचे ही नीचे चलते हुए आगे बढ़ते हैं तो मुझे वहीं छुपे हुए उनके आगे निकल जाने का इंतजार करना चाहिए। उसके बाद मैं वापस जाकर मरनाहगर जाने वाले नाले में घुसकर खुद को महफूज कर सकता था। इस तरह उनके ताकुब से मेरी जान छूट जाती और मेरी मंजिल भी खोटी न होती। लेकिन जब मैंने उस पार्टी को मजीद 3 हिस्सों में मुनकसिम होते देखा तो मुझे अपने मंसूबे में तरमीम करना पड़ी। उनमें से 4 आदमी नाले के बाएं किनारे की तरफ बढ़े और फैल कर ढलान पर चढ़ने लगे। 4 आदमी दाएं ढलान पर चढ़ने लगे कि जिस जानिब में छुपा हुआ था, जबकि बाकी नाले की तह में आगे बढ़ने लगे। उसके साथ दूसरी पार्टी के आदमी जो सीधे नाले में घुसे थे, उन्होंने अपनी 3 आदमी नाले मोड़ ही पर छोड़ दिए थे। गोया मैं किसी तरह अपनी तलाश में आने वालों की नजर में आने से बच भी जाता तब भी वापस नहीं जा सकता था। अपने मंसूबे पर मिट्टी डालते हुए मैं झाड़ियों की आड़ में आगे बढ़ने लगा। उनकी नजरों में आने से बचने के लिए मुझे अपनी रफ्तार कम करना पड़ी। अब आगे बढ़ने की बजाय मैं ऊपर चढ़ने पर ज्यादा तवज्जो दे रहा था। 50-60 गज चलने के बाद एकदम चलगोजे के दरख्तों का सिलसिला शुरू हो गया। इन दरख्तों की वजह से मैं ज्यादा तेजी से सफर कर सकता था, क्योंकि अब खड़ा होने के बावजूद मैं दूर से नजर नहीं आ सकता था। बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियोस फौरन मिलती